नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर हम हाजिर हुए हैं अटूट बंधन की बुक रिव्यू की श्रृंखला बातें किताबों की में एक नई किताब के साथ। किताब का नाम है बंद हवेली के दरवाजे और इस किताब की लेखिका हैं डॉक्टर कृष्णा श्रीवास्तव जी। प्रकाशक हैं वनिका पब्लिकेशन। 1940 में जन्मी वरिष्ठ लेखिका डॉक्टर कृष्णा श्रीवास्तव जी बहुमुखी प्रतिभा की धनी है और अब तक आपके 24 किताबें आ चुकी हैं, जिसमें 4 उपन्यास, 8 कहानी संग्रह, 2 कविता संग्रह, 1 व्यंग्य संग्रह, 2 नाटक, 2 समीक्षा उपन्यास, 2 आत्मकथा, जीवनी, हाइकू आदि शामिल है। इसके अलावा आपने संपादन और अनुवाद में भी काम किया है। आपको अनेक सम्मानों से नवाजा जा चुका है। तो इस छोटे से परिचय के बाद आइए लौट करके आते हैं बंद हवेली के दरवाजों पर तक। इस किताब को पढ़ते हुए मेरे मन में बार बार कबीरदास जी का दोहा उमड़ता घुमड़ता रहा। दोहा इस प्रकार है: कबीरा कहा गरबियो ऊंचे देख आवास, काल परे भू लोटना ऊपर जामे घास। जीवन दर्शन से इधर अगर सामान्य दृष्टि से देखें तो इसका कारण समय होता है या कोई कपूत जो अपने ही कुल वैभव के पराभव का कारण बनता है। तभी तो राज रजवाड़े हों, महल अट्टालिकाएं हों या फिर बड़ी बड़ी हवेलियां अपने स्वर्ण काल के बाद वीरानगी का एक इतिहास अपने आप में समेट बेरौनक बेनूर सी इस इंतजार में खड़ी रहती कि कभी कोई जिज्ञासु आएगा तो खुलेंगे उनके अतीत के बंद दरवाजे और प्रकाश में आएगा वो कारण जिसकी वजह से रहने वाले लोग ही नहीं, हवेली भी अपनी दुर्दशा पर जार जार आंसू बहाती रही। ऐसी ही कुछ हवेलियां यूं ही खड़ी रह जाती हैं और टुकड़े टुकड़े जमींदोज होती रहती हैं। कुछ पर्यटकों के घूमने की जगह बन जाती हैं और कुछ का भाग्य एक बार फिर पलटकर अपने होने की सार्थकता को प्राप्त करता है। महारानीपुर की एक ऐसी हवेली को खोजते हुए उसके बंद दरवाजों के पीछे के सत्य से आत्मसात करने आई थी वंदना अपने पति शैशव के साथ। वंदना का कहीं ना कहीं लगाव जुड़ाव इस हवेली से था, क्योंकि विगत को जान लेने की उसकी इच्छा में उसके पास थे बस अपनी माँ सुकन्या द्वारा सुनाई गई कुछ बातों के स्मृतियों में दर्ज अधूरे पन्ने। उपन्यास की कहानी इस खोज से शुरू होती है। चाय के स्टॉल पर एक बूढ़ा व्यक्ति जोरावर सिंह और प्रताप सिंह जैसे ठाकुरों का नाम और उनकी हवेली का नाम सुन करके चौंक पड़ता है और वो उस कहानी को सुनाता है जिसको सुनने के लिए वंदना आई हुई है। कहानी कुछ इस प्रकार है कि डॉक्टर ठाकुर जोरावर सिंह जो काफी धनाढ्य हैं और लेकिन उनके माता पिता की मृत्यु हो चुकी है, दोस्तों के साथ शाम का समय यूं ही बर्बाद कर देते हैं। तब लोग उनसे कहते हैं कि आप भी विवाह कर लीजिए और हवेली को एक वंशज मिले। वो बाद में विवाह करते हैं और विवाह करके उनके घर में एक बहुत ही सुंदर और शालीन पत्नी आती है सुमन, जो उनको एक पुत्र रत्न देती है ठाकुर प्रताप सिंह। माता पिता के लाडले ठाकुर प्रताप सिंह क्रोधी होते जाते हैं और समय आने पे उनका भी विवाह होता है। उनकी पत्नी का नाम रूप कंवर है, जो एक उच्च शिक्षित स्त्री है और किसी अच्छे कुल खानदान से आई है। अपनी सत्ता को स्थापित रखने के लिए ठाकुरों के हवेलियों से एक ही स्वर गूंजता है, एक ही मांग उठती है, बेटा बेटा बेटा। पर रूप कंवर का पहली संतान के रूप में पुत्री होती है। शुरू होता है उसके जीवन में तानों का आगमन, जहां लोग उसको बेटा ना देने का दोषी मानते हैं। हालांकि सुमन और ठाकुर जोरावर सिंह उससे कुछ नहीं कहते हैं, पर मोहल्ले की औरतें, गांव की स्त्रियां, सहेलियां उसको पुत्र न जन्ने का दोषी जरूर मानती हैं। सुनते सुनते तानों से आजीज हुई रूप कंवर एक बार पति का ताना देने पर पलटा के जवाब दे देती है, क्योंकि उसकी शिक्षा ने उसे बता दिया होता है कि पुत्र या पुत्री होना स्त्री के हाथ में नहीं है, इसके लिए पुरुष उत्तरदायी है। एक बार पति द्वारा बेटा ना दे सकने की दुहाई देने पर आहत रूप कंवर कह उठती है इसी सच को जो वो जानती थी। ठाकुर प्रताप सिंह का पुरुष अहम ये स्वीकार नहीं कर पाता कि कोई स्त्री इस तरह की बात करे और पुरुष ना होने का यानी पुत्र ना होने का दोषी पुरुष को ठहराए। क्रोध उसका विवेक हर लेता है और वो छोटी सी बच्ची
सुकन्या को लेकर के निकल जाता है कि मैं ये पुत्री मेरी ही वजह से आई है, तो अब ये यहाँ नहीं रहेगी और मैं ही इसके जन्म का कारण हूँ, तो इसकी मृत्यु का कारण भी मैं ही बनूंगा। ठाकुर जोरावर सिंह का बेटा ठाकुर प्रताप सिंह बच्ची को ले जाता है और पीछे छूट जाती है विलगित मातृत्व लिए रूप कंवर, जिसको उसके सास ससुर बार बार समझाते हैं कि उनके बेटे ने जरूर बच्ची को कहीं छिपा दिया होगा, वो जीवित होगी, तुम निश्चिंत रहो, वो हत्या जैसा काम नहीं कर सकता, वो क्रोधी हो सकता है पर हत्या जैसा काम नहीं कर सकता। परंतु सच्चाई ये थी कि पूरा परिवार अवसाद में आ गया था। ठाकुर प्रताप सिंह लौट के आते हैं पर उनके लिए रूप कंवर का होना या ना होना बराबर है। आते हैं, पैसे लेते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। रूप कंवर अपने मायके भी जाती है पर भाभियों से जो है समुचित सम्मान नहीं पाती है और उसे पता चल जाता है कि अब मायके में उसकी कोई जगह नहीं, और कहते भी है स्त्री के दो घर तब तक होते हैं जब तक उसके एक घर में या दोनों घरों में अलग अलग पूरी पहचान स्थापित रहे। ससुराल का घर छूटते ही मायके का घर भी छूट ही जाता है। इससे रूप कंवर का अवसाद और बढ़ जाता है। वहीं उनकी सास सुमन का भी अवसाद बढ़ता है। वो कारण जानती हैं कि बहू ने क्या कह दिया था। वो एक जगह उसको कहती भी हैं कि मैं ये नहीं जानती, तुम शिक्षित हो इसलिए तुम जानती हो कि पुत्र या पुत्री किस वजह से होते हैं, लेकिन मैंने तो सिर्फ एक ही बात जानी है कि स्त्री का इन हवेलियों में कोई भी रोल नहीं है, कोई भी भूमिका नहीं है। इन हवेलियों में स्त्री की केवल एक ही भूमिका है कि वो बेटे की वाहक बनती है। अंदर से टूट रही सुमन की भी मृत्यु हो जाती है। मां की मृत्यु पर ठाकुर प्रताप सिंह वापस लौटते हैं परंतु उनका हृदय परिवर्तन नहीं होता है। वो जोरावर सिंह को दुखी देख करके थोड़ा से विचलित तो होते हैं परंतु उनका हृदय परिवर्तन ना के बराबर होता है और वो बच्ची को मां से मिलवाने के तमाम बातों को नजरअंदाज करते चले जाते हैं। इधर वो बच्ची अपने से उम्र में काफी बड़ी अपनी मौसेरी बहन के यहाँ छोड़ आते हैं इलाहाबाद में, जहाँ वो पल करके बड़ी हो रही है। पिता तो अपनी बच्ची से कभी-कभी मिल लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर बच्ची का समय अपनी मौसी रेवा के साथ बीतता है, जिसका बेटा अमेरिका में है और एक पोता भी वहीं पर है। कालांतर में अवसाद में गई रूप कंवर अपनी स्त्रियोचित इच्छाओं की पूर्ति किस तरीके से करती है जान करके ठाकुर प्रताप सिंह को बहुत पछतावा होता है और वो फिर से उसके जीवन में प्रवेश करते हैं। यहाँ रूप कंवर भी फिर से उनको उसी तरह स्वीकार कर लेती है और उसको भी अपराध बोध होता है कि क्यों उसने अपने पति से ऐसा ताना मार दिया जिसकी वजह से वो अपनी बेटी के साथ नहीं रह सकी और अपने पति के साथ भी नहीं रह सकी और पूरा परिवार एक अवसाद और क्रोध की अग्नि में जलता रहा। कहानी के मुख्य बिंदुओं पर गौर करें तो पितृसत्ता का झूठा दंभ और उसे बनाए रखने के लिए स्त्री का शोषण कहानी का बाह्य कलेवर बनाता है, पर उसके अंदर पुत्र या पुत्री में लिंग के आधार पर भेद न करने की गहन वकालत साल चलती है। स्त्री शोषण की कहानियां पढ़ते हुए भावों का ज्वार आना सामान्य सी बात है, लेकिन एक पाठक के रूप में ठाकुर प्रताप सिंह के पुरुष दंभ वाले ऐसे व्यक्ति के प्रति मन में बहुत रोष उत्पन्न होता है जो जरा सी बात यानी कि एक वाक्य पर ही अपनी पत्नी, पुत्री, माता पिता सबको एक दो साल नहीं वर्षों बरस दुख और वंचना की गहरी खाई में धकेल देता है। माँ की मृत्यु, पिता का अकेलापन, पत्नी का अवसाद, बेटी के जीवन में भावनात्मक रिश्ते की भारी कमी उसे दिखती ही नहीं है और पाठक के मन में बार बार ये प्रश्न उठता है कि हवेलियों में पलता पुरुष अहंकार का एक कैसा रूप है जो एक शिक्षित पत्नी एक सही बात कहने का अपराध बोध सारी उम्र झेलती रहती है। बाद में ठाकुर प्रताप सिंह बदलते भी हैं पर रूप कंवर को अपनी कही बात पर पछतावा रहता है। उसे बार बार लगता है कि अगर वो ऐसा ना कहती तो कम से कम हवेली का भविष्य कुछ और ही होता। का अपराध बोध शिक्षित होने के बाद भी पति से कमतर और दोयम समझने की उसकी मानसिकता को दर्शाता है। भाग्य की मार के अतिरिक्त पाठक के मन में ठाकुर प्रताप सिंह के लिए सजा ना मिलने की कसक रह जाती है। वर्षों बाद जीवन में लौटे निष्ठुर पति को सहज रूप से अपनाती शिक्षित रूप कंवर से भी स्त्री चेतना और जागरण संबंधित कुछ बड़े बड़े वाक्यों की उम्मीद हो सकती थी, पर लेखिका ने सब कुछ दस का तस रख दिया।
ऐसा करते हुए उन्होंने कहानी को बचा लिया और उस काल की स्त्री की मानसिक कंडीशनिंग को दिखाकर कहानी को जहां यथार्थ से कटने नहीं दिया, वहीं सुकन्या की पुत्री वंदना द्वारा हवेली के लिए उठाया गया सकारात्मक कदम आज की स्त्री की सोच के बंद दरवाजे के खुलने का भी महत्वपूर्ण संदेश देता है। तो इस दरवाजे के खुलने को स्त्री की यात्रा के रूप में देखा जा सकता है, जहाँ एक अशिक्षित स्त्री है जो कि अपने को दोयम इस दर्जे का मानती ही है। फिर एक स्त्री आती है जो समझती है, जिसको जानकारी है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो अपने को कमतर ही समझती है। और फिर तीसरी स्त्री आती है जो खुद का ही विकास नहीं करती, बल्कि समाज की अन्य शोषित अशिक्षित स्त्रियों के लिए एक ज्ञान की तलवार की व्यवस्था करती है। असली में ये दरवाज़ा खुलना जहाँ एक और स्त्री पुरुष लिंग भेद के आधार पर उनको कमतर या ज़्यादा समझने का विरोध करती है, वहीं पर ये कहानी स्त्री के सोच के बंद दरवाजों के खुलने का सांकेतिक प्रतीक भी बनती है। मात्र 88 पृष्ठ के इस उपन्यास यानी थोड़े में ज़्यादा कह देने की डॉक्टर कृष्णा श्रीवास्तव जी की इस कला को सलाम और उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। पुस्तक आप वनिका पब्लिकेशन से प्राप्त कर सकते हैं। अमेज़न में भी ये पुस्तक उपलब्ध है और पुस्तक का मूल्य है मात्र 200 रुपये।